नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निर्वाचन आयोग की शक्तियों से लेकर के उनके कार्य एवं उनके गठन तक की बातें इसमें हम लोग ये सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें निर्वाचन आयोग की, तो भारत के अंदर निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र व स्थायी निकाय है। ठीक है, एक स्वतंत्र व स्थायी, ठीक, एक स्वतंत्र और स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद रखना है 324 अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों इसका कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति इनके पदों के चयन हेतु निर्वाचन की व्यवस्था कराना, ठीक है, उनकी निर्वाचन की व्यवस्था कराना एवं उनके निर्वाचन को निर्देशित व नियंत्रित करना इनका कार्य है। दोस्तों कुछ ऐतिहासिक अगर हम लोग देखें, इनकी चुनाव आयोग से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी कि संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि अब संवैधानिक निकाय है ये, तो संविधान लागू होने के बाद बनना चाहिए था, ये पहले कैसे बन गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, तब हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेदों को उसी वक्त लागू कर दिया गया था जो कि काफी महत्वपूर्ण थे। उन अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 324 भी था जिसके अनुसार एक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी संरचना को लेकर के, क्योंकि दोस्तों यह एक लोकतंत्र देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ होता है उन स्तंभों में से एक है निर्वाचन आयोग, क्योंकि इसका स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता की भी आगे चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता से लेकर के मतलब इसके कार्यों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये याद रखना है हमें कि सबसे पहले जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना है, सुकुमार सेन। और वर्तमान में जो हमारे फिलहाल जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा, इनका भी नाम ध्यान रखना है। ठीक है, सुनील अरोड़ा। तो दोस्तों आपने देखा कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है निर्वाचन आयोग की, और इसका कार्य संसद और राज्य विधान मंडलों में भी है तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति इनके चुनावों में भी ये मतदान कराने का काम करते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इन्हीं कार्यों की वजह से जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग को अखिल भारतीय संस्थान भी कहा जाता है, अखिल भारतीय संस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य दोनों के लिए समान है। यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है कि राज्यों के अंदर जब पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव, नगर पालिका या निगम के जब चुनाव होते हैं उनके अंदर, तब इनका कोई उसमें योगदान नहीं होता, कोई संबंध नहीं है इनका उनसे, क्योंकि उन चुनावों के लिए भारतीय संविधान ने एक अलग राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया हुआ है, संविधान ने इसकी व्यवस्था दी है। बात करते हैं इसकी संरचना से जुड़ी। इसकी संरचना में अगर आप देखें तो एक चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तथा और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की उसमें व्यवस्था की गई है। हालांकि दोस्तों यहाँ एक बात नोट कर लीजिएगा कि संविधान में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए ही प्रावधान किया गया है, बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से उनकी संख्या घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है।
फिलहाल जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके अंदर एक निर्वाचन आयुक्त है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी अन्य दो यानी 1+2 का अभी भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इनकी नियुक्ति से संबंधित अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है तथा अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और निर्वाचन आयोग के कहने पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति कुछ प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति कर देता है। ठीक है, अब और अगर हम बात करें कि इनके एक निर्वाचन आयुक्त मुख्य हो गया, बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो इसके ऊपर भी कई संशोधन किए गए कई बार। तो चलिए उन संशोधनों के बारे में जानते हैं। निर्वाचन आयोग में 1950 से लेकर के 1989 तक यह एक सदस्य ही बना रहा। ठीक है, एक सदस्य, यह एक सदस्यीय आयोग बना रहा 1950 से लेकर के 1989 तक। 1989 में राष्ट्रपति ने इसे बदल करके 1989 में इसे बहुसदस्य बना दिया गया, बहुसदस्यीय बना दिया गया। इसके तहत इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था की गई। परंतु अगले ही साल 1990 में सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के इस फैसले को चुनौती दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले में इसे वापस से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखते जाना साथ साथ में। 1990 में, फिर उसके बाद 1993 में एक और समिति की सिफारिश पे एक समिति का गठन किया गया था, गोस्वामी समिति नाम था उसका, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, गोस्वामी समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो दिनेश गोस्वामी नाम था उनका, ये नाम ध्यान रखेंगे। तो गोस्वामी समिति ने 1993 में फिर से सिफारिश की थी, तो इनकी सिफारिश पे इससे वापस से बहुसदस्य का आयोग बना दिया गया। तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ज्यादा पजल नहीं होना है। 1950 से, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब से लेके 89 तक सिर्फ एक सदस्य ही था, यानी सिर्फ इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था बस। उसके बाद 89 में इसके अंदर बहुसदस्य की व्यवस्था की गई। 89 के बाद अगले ही वर्ष में इसमें वापस से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला देते हुए इसे वापस से एक सदस्य ही बना दिया था और उसके बाद 93 में इसे वापस से बहुसदस्य बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त कार्य कर रहे हैं। और वही प्रणाली अभी भी वर्तमान समय में भी जारी है। ठीक है, तो बात करी थी हमने इसकी संरचना से जुड़ी हुई। तो इसमें एक निर्वाचन आयुक्त मुख्य और बाकी दो निर्वाचन आयुक्त अभी भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इनकी स्वतंत्रता से जुड़े हुए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के चार जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उनमें से एक स्तंभ ये माना जाता है हमारा निर्वाचन आयोग। तो इनके कार्यों से जुड़ी हुई भी इन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए थी। तो इनकी अगर हम लोग स्वतंत्रता से बात करें तो स्वतंत्रता में इनको कई तरह की स्वतंत्रता दी गई हैं। जैसे सबसे पहले इनकी नियुक्ति को लेकर स्वतंत्रता, इनकी नियुक्ति से लेकर के जो स्वतंत्रता इन्हें एक दी गई है। शुरुआत में हमने जाना कि इनकी नियुक्ति, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। परंतु इसको इसके पद से हटाने का जो कार्य है वह अकेले राष्ट्रपति नहीं कर सकता। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर नहीं बने रहते। ठीक है, इनको हटाने के लिए वही पद्धति अपनाई जाती है जो पद्धति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। अर्थात संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन करने के बाद इन्हें इनके पद से हटा दिया जाता है। दोस्तों इनका जो वेतन है वह वेतन संबंधी भी, इनके वेतन अगर आप लोग देखें तो जब ये अपने पद पर आसीन हो जाते हैं, जब इनकी नियुक्ति कर दी जाती है, तो इनकी पद पे नियुक्ति के बाद इनके जो सेवा शर्तें हैं उनसे और इनकी तनख्वाह के संबंध में जो भी है इनके सेवा भत्ते हैं उसमें किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नंबर 2 ये बात आ जाती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, नंबर 1 इनकी नियुक्ति संबंधित हो गया, यानी कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पर वह इन्हें अपने मर्जी से हटा नहीं सकता। इनको इनकी मर्जी से हटाने का कार्य संसद में पूर्ण बहुमत द्वारा पास कराना पड़ेगा। इस तरह यह एक स्वतंत्र निकाय है, क्योंकि इनके ऊपर अगर किसी का दबाव होता तो ये अपने कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं असहज होते। ठीक है, इनका कार्य भी काफी खुल के इनका कार्य नहीं हो पाता जैसा कि इस वक्त हो पाता है, क्योंकि इनका कार्य ही स्वतंत्र निर्वाचन कराना। अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहे तो भी ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को ही देंगे। दोस्तों एक सवाल और आता है इनके कार्यकाल से जुड़ा हुआ। ठीक है, इनका कार्यकाल वैसा ही है जैसा कि हमने कैग वाली वीडियो में देखा था, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी जो पहले आ जाए, क्योंकि इनकी आयु से संबंधित इनका जो कार्यकाल है उसका संसद के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, और 2 चीज हमें यहां ध्यान रखनी है। पहला, इनके कार्यकाल से जुड़ा हुआ संसद में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, संविधान के अंदर सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, संविधान के अंदर सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कहा गया है, बाकी जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति पर उसे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए गए हैं, इसे ध्यान रखना है। तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो पहले आ जाए, इसको अगर आसान भाषा में देखे, मान लीजिए कोई व्यक्ति 54 वर्ष की उम्र में इस पद पर, इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इस पद पर उसे नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल वह अपना 6 वर्ष का उसका होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल, तो पूरा करने में यहाँ पे 6 वर्ष उसे लगेंगे, तो यहाँ जाता है 60 वर्ष कार्यकाल हो गया उसका। परंतु अगर यही कोई 60 वर्ष का व्यक्ति, 60 वर्ष का कोई अधिकारी है, उसे इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के लिए 66 वर्ष की आयु तक कार्य करना होगा। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि 65 वर्ष की आयु ही इसमें निर्धारित की गई है लास्ट। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए वही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु में ये अपना सेवानिवृत्ति इनकी अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है, इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। अब बात करें इनकी अर्हताओं को लेकर के, तो दोस्तों इनकी अर्हताएं, इसका भी संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनकी अर्हताएं संसद द्वारा निर्धारित की गई हैं। इनके पद पर उस व्यक्ति को बिठाया जाता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हें इस पद पर बिठाया जाता है। ये जो सुनील अरोड़ा है जिनके बारे में भी आपने पढ़ा, जो कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ये भी राजस्थान कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो इन्हें इस पद पर फिलहाल नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इनकी बेसिक बातें थी जो जाननी चाहिए हमें भी। आगे अगर हम बात करें इनसे जुड़े हुए इनके कार्य एवं शक्तियों से संबंधित, तो आप जानेंगे कि इन्हें कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी एवं इनकी कार्य व शक्तियां क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इनके कार्य से जुड़ी हुई। ठीक है, इनके कार्य से जुड़ी हुई बात।
इनके कार्य में बहुत से कार्य आते हैं, बहुत सारे कार्य हैं इनके। अगर हम लोग कुछ मोटा मोटी लेके चलेंगे कार्य, तो सबसे पहला कार्य इनका यही होता है कि जहां निर्वाचन होना है उस एरिया में लोगों के वोटरों का चयन करना पड़ेगा। पहले तो उनकी लिस्ट बनानी पड़ती है, ठीक है। वोटर लिस्ट जो बनती है आपकी, वह वोटर लिस्ट, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो इन्हें जिस जगह पे जहां पे मतदान लोगों को करने जाना है, मतदान केंद्र इन लोगों इन्हें देखने होते हैं, इन्हें बनाने होते हैं। मतदान केंद्र का चयन करना होता है इन्हें। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना, उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना, किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करना, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू करना, आदर्श आचार संहिता। यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन हो गया यहाँ का, कि आदर्श आचार संहिता अपने आप एक समय निर्धारित किया हुआ होता है कि चुनाव से इतने समय पहले, वह डिपेंड करता है चुनाव आयोग पे, वह चुनाव से कुछ टाइम पहले उस जहां पे चुनाव होने हैं उस क्षेत्र में ये एक आदर्श आचार संहिता लागू कर देती है, जो कि एक नियमावली है कि उस राजनीतिक दल को वहां पे ये नियम लागू होने के बाद कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, ठीक है। तो उनके लिए उनका भी एक दायरा दे दिया गया है उनको। उसके अलावा अगर इनकी शक्तियों की भी हम लोग बात करें साथ में, क्योंकि यह एक स्वतंत्र निकाय है, तो इनके स्वतंत्रता के लिए ही यहाँ पे कुछ शक्तियां इन्हें दी गई हैं। अगर कोई पार्टी, राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है या इनके दिए गए नियमों के अनुसार कार्य नहीं करती है, अपनी मनमर्जी करती है, तो इनके पास ये शक्ति होती है कि ये चाहे तो उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी को बर्खास्त कर सकते हैं, कई वर्षों तक उसकी उम्मीदवारी बर्खास्त कर सकते हैं, या फिर कई सालों तक उसको चुनाव से भी कई बार क्या किया जाता है कि उसका जो राजनीतिक दल है उसकी मान्यता भी छीन ली जाती है, ठीक है। तो मान्यता भी छीन ली जाती है, चाहे कितनी बड़ी राजनीतिक पार्टी हो वो, अगर इनके दिए गए नियमों के हिसाब से अगर वह निर्वाचन में अपना सहयोग नहीं करेंगे तो उनकी छीन ली जाती है मान्यता भी, ठीक है। उसके अलावा इनके कार्यों में और भी कई चीजें जुड़ी होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी स्टेट में राष्ट्रपति इस वक्त अगर शासन लगा हुआ है कहीं, तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उसमें किस प्रकार निर्वाचन की प्रणाली अपनाई जाए या किस प्रकार वहां पे निर्वाचन जो है वह कराया जाए, ये भी कार्य यही देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह, तो सलाह संबंधी भी कार्य आ गया इनका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कई बार देखा जाता है चुनाव के वक्त में कभी कभार कहीं दंगे हो गए या फिर चुनावों में धांधली हो गई। कई बार देखते हैं ईवीएम में कई बार सुनने में आता है कि हाल फिलहाल में सुनने में आया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया। तो उस विरोध की स्थिति में यह एक न्यायिक क्षेत्र भी बन जाता है, न्यायिक क्षेत्र, ठीक है। यह एक न्यायिक क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई कार्य होता है जैसे चुनाव में किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है, तो सबसे पहले वह निर्वाचन आयोग के सामने लाया जाता है वह मामला। निर्वाचन आयोग के फैसले दिए जाने के बाद अगर उस फैसले में किसी प्रकार की कोई खामी नजर आती है, तब वह उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में फिर उसको चुनौती दी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह एक न्यायिक क्षेत्र भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद
इसकी हमने कार्य एवं शक्ति से जुड़े हुए बातें देखी हैं, तो इन्हें याद रखना है। ये कई प्रकार कार्य हैं, कार्य इनके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मेन याद रखने हैं। वोटर लिस्ट हो गया, मतदान केंद्र हो गया, चुनाव चिन्ह प्रदान करने हो गए किसी पार्टी को, किसी को राष्ट्रीय पार्टी में बदलना हो गया, इस प्रकार के, ठीक है। और अगर कोई इनके दिए गए नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, अपनी मनमर्जी चला रहा है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द करना या फिर उसके जो पार्टी है उसकी मतलब सारी जो मान्यता है वह छीन लेना, इस प्रकार के जो कार्य हैं यह भी निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यह एक स्वतंत्र निकाय है जिसको काफी सारी पावर्स दी गई है। इसके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का या राजनीतिक नेता का इसके ऊपर दबाव ना हो, इसी वजह से इसे बहुत सारी पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा निर्वाचन आयोग का चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।